नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों का एपिसोड जारी है। बात अभी भगत सिंह की हो रही है। भगत सिंह लाहौर से दुर्गा भाभी के साथ भागकर या कहें कि पुलिस को चकमा देकर कलकत्ता पहुंच चुके। कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन के बाद उन्होंने क्या फैसला ले लिया और उस फैसले नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। के बाद किस तरह से उन्होंने असेंबली में बम फोड़ने के लिए क्या कुछ किया, कैसे पूरी उस घटना को अंजाम दिया, कैसे उन्होंने इसे सफल बनाया और क्या उनकी सोच थी। साथ ही साथ इस बीच में क्या कुछ रोचक बातें हुई, हम सब कहानी आपको सुनाएंगे। समीर सर मौजूद हैं हमारे साथ, जो लगातार भगत सिंह की कहानी आपको सुना रहे हैं। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तब क्या होता है सर, जब भगत सिंह फिर निर्णय ले लेते हैं कि अब क्या करना है? होता क्या है कि जब कांग्रेस के अधिवेशन से भगत सिंह और उनके साथियों को निराशा हाथ लगी, तो हम लोगों ने कल देखा कि जो है वो कलकत्ता में फैसला ले लिया उन्होंने कि अब हमको फ्रांसीसी क्रांति वेला का रास्ता अपनाना है। और इन्होंने कलकत्ता में रहते हुए अपने इस योजना को केवल एक व्यक्ति ने, इस योजना के बारे में केवल एक व्यक्ति को बताया और वो व्यक्ति थे प्रफुल्ल चंद्र गांगुली। वो प्रफुल्ल चंद्र चाकी नहीं समझना हम लोग को, ये यहाँ पर थे प्रफुल्ल चंद्र गांगुली। तो गांगुली को इन्होंने बताया कि अब मैं ये एकमात्र मेरे पास लगता है कि ये रास्ता बचा है सरकार को जगाने के लिए। तो उस पर गांगुली ने इनकी जो है इनके फैसले का काफ़ी जो है सो स्वागत किया और इनको इनके जो है सो फैसले का जो है सो काफ़ी इनको दाद भी दिया। लेकिन होता क्या है कि सवाल उठा कि ये काम कर जो है सो कैसे पाएंगे ये। तो गांगुली ने ही इन्हें एक रिवॉल्वर कहीं से ऊपर करके दिया, मैनेज करके, और वो रिवॉल्वर जो है भगत सिंह के पास उस समय पाया गया जब वो असेंबली में बम जो है फेंका था। उस समय वही कलकत्ता में जो गांगुली ने इनको रिवॉल्वर दिया था, वही रिवॉल्वर लेकर के ये असेंबली में गए थे बम फोड़ने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है कि यह है एक घटना और उनको इस फैसले को इम्प्लीमेंट या कार्य रूप देने के लिए प्रेरित किया, या कहिए कि कैटलिस्ट का काम किया। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। कि उन दिनों जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी और गांधी जी के द्वारा इनएक्टिव हो जाने के चलते जो है असहयोग आंदोलन के बाद जो है भारत में चाहे तो क्रांतिकारी छात्र युवा नौजवान एक्टिव हो गए थे, भगत सिंह जैसे सन लोग, या फिर जो है किसान मजदूर जो है सो एक्टिव हो गए थे कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में। तो इस दौरान क्या होता है कि ये जो मजदूर लोग राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने लगे और अपनी आर्थिक मांगों को रखने लगे सामने, तो सरकार जो है काफ़ी परेशान हुई, डर गई और ट्रेड यूनियन एक्ट लाने की घोषणा कर दी। जब ट्रेड यूनियन एक्ट लाने की घोषणा कर दी तो उसके बाद जो देश के उस समय के फेमस कौन जो है सो ट्रेड यूनियन लीडर हुआ करते थे और कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे, उन लोगों को पकड़ करके सो जेल में डालना शुरू कर दिया। जिसमें कि फेमस नाम आप ऐसे डांगे का ले सकते हैं, दूसरे फेमस नाम एस.वी. घाटे थे, तीसरे फेमस नाम मुजफ्फर अहमद थे, और ये लोग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से थे। अगर आप अभी भी बंगाल जाएं तो बंगाल में जो आपको भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का स्टेट ऑफिस है वो मुजफ्फर अहमद के ही नाम पर है। तो वो काका मुजफ्फर अहमद जैसे लोगों को, डांगे और एस.वी. घाटे जैसे लोगों को जब गिरफ्तार करके जेल में ठूसने लग गई तो भगत सिंह को लगा कि अब इंतज़ार नहीं किया जा सकता है। नतीजा क्या होता है कि वो कलकत्ता से चल पड़ते हैं लाहौर आने के लिए।
लेकिन वो कलकत्ता से चलते हैं तो कुछ दिन के लिए वो जैसो अमृतसर में उतरते हैं ताकि अपनी तैयारी को और बेहतर रूप दे सकें। तो अमृतसर में जो और साथी लोग थे उनसे इनको संपर्क करना था। तो अब सवाल हुआ कि जब ये अमृतसर पहुँचे तो कहाँ ठहरेंगे, क्योंकि सॉन्डर्स का जब मर्डर हुआ तो उसके बाद तो सरकार और पुलिस बेहद चौकन्नी थी और जो हमेशा ये कोशिश था कि सबसे पहले पकड़ा जाए तो भगत सिंह पकड़ा जाए, तो बेहद चौकन्नी थी जैसे पुलिस। तो समस्या ये था कि अमृतसर अगर भगत सिंह पहुंचा है तो कहाँ ठहराया जाए, तो ये क्रांतिकारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। तो अमृतसर में सबसे पहले जो इनको ठहराया गया एक लाला पहाड़ चंद थे। तो लाला पहाड़ चंद के यहाँ के घर पर भगत सिंह को ठहराया गया। लेकिन लाला पहाड़ चंद तो काफ़ी जो है सो यकीन वाले आदमी थे, उन पर काफ़ी विश्वास किया जाता था क्रांतिकारियों की ओर से, क्योंकि वो देशभक्त थे। लेकिन दिक्कत क्या था कि लाला पहाड़ चंद का परिवार बहुत बड़ा था। अब बड़ा था तो हर आदमी पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता। लाला पहाड़ चंद जो है सो मान लीजिए इनको सुरक्षा दे रहे थे, बाकी सर के लोग उतना, ये घर के लोग उतना महत्वपूर्ण समझ रहे थे या नहीं समझ रहे थे, यह संभव नहीं था। तो होता क्या है कि कुछ दिन रहने के बाद भगत सिंह जो है उस साथी के सामने यह सवाल उठाया जिन्होंने इनको पहाड़ चंद के यहाँ ठहराने का इंतज़ाम किया था। उस साथी को कहा कि देखो, पहाड़ चंद के से हमको कोई शिकायत नहीं है, हमारी सारी सुविधा का और सुरक्षा का वो इंतज़ाम करते हैं, लेकिन जो इनका परिवार इतना बड़ा है कि हमको डर है कि कभी न कभी मामला लीक हो जा सकता है, और लीक हो जाएगा तो हम भी अरेस्ट होंगे, लाला पहाड़ चंद भी हमारे चलते बर्बाद हो जाएगा। तो हुआ कि भाई अब यहाँ से इनको फिर हटाना है। तो जब लाला पहाड़ ये सब योजना जो बन, ये सब सोच रहे हैं भगत सिंह, वो लाला पहाड़ चंद के सामने नहीं कह रहे हैं, क्योंकि लाला पहाड़ चंद तो काफ़ी यकीन और ईमानदारी के साथ इनके साथ थे। तो इसलिए ये जो है उनके वहाँ पर नहीं रहने के दौरान ये सारी बातें भगत सिंह कर रहे थे। तो जो साथी उनको लाला के यहाँ ठहराया था वही तुरंत इंतज़ाम किया, एक अमृतसर में ही एक डेली बेस का मजदूरी करने वाला इंसान, वो था इब्राहिम के यहाँ, जो कि मजदूरी डेली करता था और उस समय उनको 12 रुपया मजदूरी मिलता था पर डे का। तो इब्राहिम साहब के घर पर ठहराने का इंतज़ाम जो है किया गया भगत सिंह को। और वो इब्राहिम अधेड़ उम्र का हो चुका था, उनकी पत्नी भी अधेड़ उम्र की हो चुकी थी और एक जवान बेटी थी, उसकी शादी की बात जैसो फिक्स हो चुकी थी। लेकिन इब्राहिम की माली हालत इतनी ख़राब थी कि वो शादी का व्यवस्था करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा था। लेकिन वो आदमी काफ़ी ईमानदार था। तो इब्राहिम साहब के यहाँ जो है भगत सिंह को ले जा कर के ठहरा दिया गया और इब्राहिम साहब प्लस उनकी बीवी सारे लोगों ने इनका काफ़ी जो है बेहतर ढंग से देखभाल करना शुरू किया। लेकिन यहाँ भी भगत सिंह अपना ओरिजिनल नाम नहीं बता रहे थे, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जहाँ भी भगत सिंह जाते थे दूसरा कुछ अपना नाम रखते थे। तो वहाँ भी उन्होंने जायज़ नहीं बताया कि मैं भगत सिंह हूँ, और इब्राहिम को भी नहीं पता था, उनकी पत्नी को भी नहीं पता था कि भाई हम ऐतिहासिक पर्सनालिटी का जायज़ो अपने घर में मेज़बानी कर रहे हैं, उनको भी नहीं पता। हाँ, इतना पता था कि ये देशभक्त हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन ये भगत सिंह हैं ये नहीं जान रहे थे। लेकिन जब जो है शाम में आपको एक दिन, उसी दिन जिस दिन भगत सिंह लाला पहाड़ चंद के घर से हटे थे, उसी दिन जब शाम में लाला पहाड़ चंद आए और जब देखा कि भगत सिंह घर में नहीं है तो वो चौंक गए कि कहीं कुछ तो अनहोनी तो नहीं हो गया, भगत सिंह नहीं है। तो उस व्यक्ति को उन्होंने सबसे पहले खोजा जिसने भगत सिंह को ठहराया था लाला के यहाँ। उनसे पूछा कि भाई भगत सिंह नहीं है, क्या बात है?
तो उन्होंने कहा कि देखिए कि हिफाजत के दृष्टिकोण से हमने उनको दूसरी जगह ठहरा दिया, लेकिन लाला को यकीन नहीं हुआ कि यह आदमी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तुम दूसरी जगह ठहराया तो हमको पहले दिखाओ, हमको मिला भगत सिंह से, तब हम मानेंगे कि वो सही सलामत है। तो भगत सिंह ये लाला को वो आदमी साथ ले जा करके इब्राहिम के घर पर भगत सिंह से भेंट कराया। तो भगत सिंह को देखते के साथ जो है लाला ने कहा कि देखो भगत, हम काफ़ी शर्मिंदा हैं कि तुमको अपने घर पर जितना हिफाजत के साथ रखना चाहिए नहीं रख सके। तो उस पर भगत सिंह कहा कि नहीं, आप तो पूरा का पूरा हमारा ध्यान रख रहे थे, दिक्कत हमारे साथ खुद था कि हम उतने बड़े फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे कि कहीं मामला लीक कर जाए, इसलिए हिफाजत के लिए हम यहाँ आए। तो आपस में कुछ देर बातचीत हुई। उसके बाद लाला पहाड़ चंद जो है अपने हाथ में एक हीरे का अंगूठी पहने हुए था। वो हीरे का अंगूठी खोल करके भगत सिंह को यह कहते हुए उनके अंगुली में अंगूठी पहना दिया कि भगत तुम इस बात से इनकार मत करना, हम ये अंगूठी तुमको गिफ्ट कर रहे हैं और यह अंगूठी कभी विपरीत परिस्थिति में तुम्हारे काम आएगा। क्योंकि वो जानते थे कि कब क्या इनके ज़िंदगी में घटता है, पैसा कौड़ी तो रहता नहीं था। तो जब पूरे अधिकार पूर्वक लाला ने भगत सिंह को ये बात कहा तो भगत सिंह भी उनके बात को काट नहीं सके, उन्होंने अंगूठी पहन लिया। तो अब है कि लाला तो वहाँ से फिर गुजर गए या चले गए, लेकिन जो है आपको इब्राहिम साहब जो थे, वो इब्राहिम साहब एक मजदूर होने के साथ साथ एक देशभक्त और एक ईमानदार व्यक्ति होने के साथ साथ आपको काफ़ी मजहबी आदमी भी थे। तो उस समय रमज़ान का महीना चल रहा था। रमज़ान का जब महीना चल रहा था तो एक दिन सुबह में सहरी खाने के बाद वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो बगल में ही भगत सिंह का जो है सो सोने का इंतज़ाम था जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो इब्राहिम साहब जो नमाज के दौरान जो दुआ उन्होंने मांगा, तो उसमें भगत सिंह ने सुन लिया कि ये क्या दुआ मांग रहे हैं। वो इब्राहिम साहब का पहला दुआ था कि ए परवरदिगार हमारे देश को जल्द ही फिरंगियों से आज़ाद करा दे, और दूसरा उनका जो है सो ये था कि ए परवरदिगार कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दे ताकि मेरी बेटी का जो है सो शादी सही सलामत ढंग से हो जाए। तो इस दुआ ये जो दुआ इब्राहिम साहब मांग रहे थे, इस दुआ को चूँकि बगल में बेट लगा हुआ था भगत सिंह का, भगत सिंह ने सुन लिया। तो उसके बाद भगत सिंह के दिमाग में भी ये बात चलने लगा कि बात तो सही है कि जो है इनकी बेटी का शादी कैसे होगा, ये तो जो है सो काफ़ी लेबर क्लास का आदमी है, और जिस घर में शादी फिक्स हुआ था उस लड़की का, वो अच्छा खाता पीता परिवार था। एक बड़ा सा बारात भी लेकर के वो आना चाहता था, लेकिन इब्राहिम साहब टालते जा रहे थे कि भाई हम अभी रुकिए, इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, इंतज़ाम करते हैं तो होगा। तो इसी दौरान चूँकि समय गुजरता जा रहा था, कुछ दिन के बाद भगत सिंह को अब लाहौर जाना था, चूँकि इंतज़ाम करना था। अब उनको वो फैसला ले चुके थे कि हमको बम पटकना है, तो अब वो अमृतसर से निकलना चाहते हैं। तो इब्राहिम साहब के यहाँ से वो एक दिन शाम में विदा होते हैं, और विदा होने के दौरान उन्होंने जो है इब्राहिम साहब को वो अंगूठी भेंट करते हुए कहा कि जय सो दादा, ये गिफ्ट हम अपनी बहन को दे रहे हैं, शादी के दिन मेरी ओर से उनको दे देना। कहा जाता है कि इब्राहिम साहब के मुंह से कुछ भी उस समय आवाज़ नहीं निकल सका, वो चुपचाप रह गए। और जब ये इब्राहिम साहब, ये भगत सिंह जब उनके घर से आगे की ओर चले, तो कहा जाता है तब तक इब्राहिम और उनकी वाइफ भगत सिंह को देखते रहे जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस तरह से भगत सिंह की वो घटनाएं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, बम पटकने की कहानी हमने पढ़ा भी है, इतिहास में भी मौजूद है, हमने इतिहास में भी जाना है, मगर उससे पहले क्या कुछ हुआ, कहाँ रहे, कैसे छिपे, कैसे उनकी किसी ने मदद की और फिर उन्होंने उस अंगूठी के ज़रिए इब्राहिम की बेटी के लिए वो अंगूठी दिया ताकि उसकी शादी अच्छे से हो सके। तो ये सारी अनसुनी कहानियां हैं जो हम आप तक लेकर आ रहे हैं,
और हम लगातार लाते रहेंगे। बस आपसे हमें गुजारिश है कि आपका प्यार इसी तरह हमें मिलता रहे। हमारे इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन क्रांतिकारियों की कहानी जान सकें, उनकी जीवनी जान सकें, जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति देकर अपने ज़िंदगी को कुर्बान कर कर हमें आज़ादी दिलाई। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।